नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आप देख रहे हैं राजनीति, जो हम खासकर आपके लिए YouTube पे पेशकश लेके आते हैं बिजनेस टुडे टेलीविजन की, जहां पे हम राजनीति यानी पॉलिसी और पॉलिटिक्स दोनों की चर्चा करते हैं। और आज की चर्चा बड़ी विशेष और ख़ास आपके और मेरे लिए, हमारी आमदनी, पूंजी और बचत के लिए। और ख़ासकर आप में से जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है, जो आपकी मासिक, जिसे ईएमआई कहा जाता है, जो आपके जेब से पैसे जाते हैं, जो ब्याज आप देते हैं, उसको लेके साल में 6 बारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक संस्था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, उसकी बैठक शुरू हो चुकी है। ये 3 दिवसीय बैठक होती है, बाई मंथली होती है, तो 12 महीने में लगभग 6 बारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये कमेटी मिलती है और ये तय करती है, आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के सारे डिप्टी गवर्नर और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, सब बड़े एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट, विद्वान, ये तय करते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में जो ब्याज दर है, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अर्थव्यवस्था के लिए, वो क्या रखा जाए। अब ये क्यों है इंपॉर्टेंट? देखिए, अगर हम आने वाले समय की बात करने से पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ देखें, तो आखिरी बैठक इस एमपीसी की फरवरी में हुई थी और फरवरी की बैठक में 2 खास बातें बोली थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। देखिए, ये फरवरी वो था जब किसी को ये नहीं पता था, मतलब आमजन को ये नहीं पता था कि रशिया यूक्रेन पे युद्ध बोल देगा। हमें यह भी नहीं पता था कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनके साथ क्या होने वाला है। हमें चुनाव की तरफ जरूर नज़र थी हमारी, पूरे जो 5 राज्यों के चुनाव थे, क्योंकि उन चुनावों के चलते नवंबर में जो एक रोज एक सुई घूमती रहती थी पेट्रोल और डीजल के दाम की, वो सुई चलना बंद हो गई थी, वो क्लॉक रुक गया था, यकायक एकदम से रुका। किन कारणों से रुका, आप भी उन कारणों को खूब बढ़िया से समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई ने फरवरी में ये कहा था कि हम अपनी ब्याज दर, जो रेपो रेट होती है, और ये रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पे आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, यानी बैंक को आरबीआई से पैसा लेने के लिए 4% का ब्याज देना पड़ता है, इसको रेपो रेट बोला जाता है। और उसके बाद बैंक आपको, मुझे लोन अपने उसमें जोड़ जोड़ के बढ़ा बढ़ा के देता है, वो अलग विषय है। तो उन्होंने कहा कि ये 4% पे ही रहेगा। और साथ साथ उन्होंने, एमपीसी ने जो स्टेटमेंट दी थी उस समय मुझे ध्यान में आता है, उन्होंने ये कहा था कि हम, हमारी जो स्टांस है, हमारी जो नीति है, उसको अकोमोडेटिव रखेंगे। अकोमोडेटिव का मतलब है कि कोई भी स्थिति जो बनेगी, कोई भी डेवलपमेंट होगी, तो हम पूरी तैयारी रखेंगे उसको अकोमोडेट करने के लिए। उसके हिसाब से हमारे अपनी नीतियों में जो भी रिक्वायर्ड फेर बदलाव होगा वो हम करेंगे। अब ये ऐसे समय पे हो रहा है जब मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, वो बढ़ रही है। और 2 हैं सच्चाइयां मुद्रास्फीति की। एक सच्चाई है जो आंकड़ों की सच्चाई है, जो फिगर दर्शाता है, और वो फिगर दर्शाता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में पूरे की जब एवरेज निकालते हैं तो मुद्रास्फीति 6% से अधिक रही है। और ये 6% क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कानूनी तौर पे ये जिम्मेवारी दी गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर 2 से 6% के बैंड में रहनी चाहिए, यानी 2 से कम नहीं होनी चाहिए और 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 6.01% रही है मुद्रास्फीति पूरे पिछले वित्तीय वर्ष में। और ये 6.01% की जो मुद्रास्फीति है, इस पे कुछ अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है कि ये संकेत अच्छा नहीं है। खैर, रिजर्व बैंक ने जो फैसला लिया वो उन्होंने उस समय पे फैसला लिया। और दूसरी, रिजर्व बैंक ने एक इंपॉर्टेंट बात साथ साथ कही थी, वो ये कि इस वित्तीय वर्ष में
जो अभी 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष शुरू हुआ, उस पूरे 12 महीने के कालखंड में जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की जो ग्रोथ रेट आएगी वो 7.8% आएगी। अब ये 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट का उस टाइम पूर्वानुमान था। तो अब दूसरा सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है कि क्या इस ग्रोथ रेट को रिजर्व बैंक कम करेगा। अब हो क्या रहा है, सबसे बड़ी चैलेंज जो मैं, बल्कि 3 बड़ी चैलेंजेस आपके सामने रखना चाहूंगा। चैलेंज नंबर 1, और ये प्राथमिक चैलेंज है कि कैसे आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन को लेके जो भय है, जो डर है, जो एक्सपेक्टेशन है, उसको कैसे मैनेज करेंगे और ये क्यों होता है इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको अगर ये लगे कि आज मेरे पास 100 रुपये है और मैं 1 किलो किसी आइटम का खरीदूंगा, तो आपको लगता है कि 100 रुपये है, 50 में कुछ आधा किलो ले लेंगे, 20 में कुछ लेंगे, 30 में कुछ लेंगे, हमारे 100 रुपये में हमारा काम निप जाएगा। अब अगर मुद्रास्फीति ज्यादा बढ़ती है तो आप इस 100 रुपये के लिए, आपके पास क्योंकि आमदनी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, कोविड की महामारी थी, आमदनी तो काटी गई, सैलरीज काटी गई, अब बहुत जगह पे वापस उसमें रेस्टोरेशन हुई है, परंतु ये एक बड़ा डर होता है कि उस 100 रुपये का अब 1 किलो मिलेगा कि 800 ग्राम ही मिलेगा सामान। ये मुद्रास्फीति का इंपैक्ट होता है। तो इस मुद्रास्फीति को जब हम आंकड़ों से हटकर देखते हैं तो इसको कहा जाता है, उसके कारण आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। दूसरा, अगर आपके पास पैसे हैं और वो बैंक में या किसी और इंस्ट्रूमेंट में आपने ब्याज उस पर आप कमा रहे हैं, तो जो रियल इंटरेस्ट रेट होती है, इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, उससे आपके उस ब्याज का और उस पैसे का पावर कम हो जाता है खरीदारी करने का। मैं इसको थोड़ा सरल प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अगर नेगेटिव हो तो लोग पैसा खर्चना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, और महंगाई, आइटम महंगी हो गई है इसलिए ना खरीदो, ऐसा एक निर्णय लेते हैं, जिसके कारण ओवरऑल कंजम्पशन कम हो जाती है, जिसका जीडीपी पे और ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी बड़ी चैलेंज है कि अब अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है और मुद्रास्फीति के कारण उसकी एक डर सा का माहौल पैदा हुआ है, तो क्या रिजर्व बैंक ब्याज दर को बढ़ा दे, रिपो रेट को बढ़ा दे, और अगर रिपो रेट बढ़ाई गई तो उससे क्या ये मुद्रास्फीति कंट्रोल में आएगी क्या। तो इसका जवाब अगर हम आज के संदर्भ में, इस बैठक के संदर्भ में देखें, तो जो मुद्रास्फीति को लेके चिंताएं हैं वो इस कारण से हैं क्यों 5 महीने राजनीतिक कारणों से पेट्रोल, डीजल, गैस, बाकी दाम नहीं बढ़ाए गए, और अब पिछले 10-12 दिनों में हम देख रहे हैं कि लगातार क्रमशः रोज 80 पैसे से बढ़ रहा है, 9-10 रुपए तक बढ़ चुका है, आने वाले दिनों में और बढ़ने की आशंका है। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से मुद्रास्फीति पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अर्थशास्त्र ये कहता है कि ऐसी जो प्राइस राइज होती है इसे सप्लाई साइड की प्राइस राइज कहा जाता है, क्योंकि ये एक आइटम है जिसके कारण इकोनॉमी चल रही है, उसमें दाम बढ़ गए, बाहर से ये शॉक आया क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े और हमने 5 महीने तक बढ़ाए नहीं थे। क्या अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से होम लोन और ऑटो लोन पे जिसका असर पड़ेगा उससे मुद्रास्फीति घटेगी क्या? तो इस पे ये कहा जाता है कि सप्लाई साइड वाली जब ऐसी घटना होती है तो उसके कारण आपकी प्राइस राइज कंट्रोल में नहीं आती है। तो ये दूसरा बड़ा एक चैलेंज और सवाल। और फाइनली इस सब को मिला के जब हम इस स्थिति को देखें तो क्या होगा जहां तक ग्रोथ है, और ग्रोथ इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बारी कमेंट्स में हमारे दर्शक, आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या, हमें तो नहीं पता है, हमें तो ये बताओ कि हमारी नौकरी कैसी चलेगी, क्या सैलरी बढ़ेगी। देखिए, जीडीपी एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और जीडीपी को टटोल के, हाथ में पकड़ के, देख के, उसके साथ बैठ के बातचीत करके आपको ऐसा अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई
ऐसी चीज नहीं है जिसको आप टटोले हाथ छू के समझ पाएं कि ये क्या चीज है। जीडीपी पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ की रेट बताती है, और जब ग्रोथ होती है, जब विस्तार होता है, तभी आपकी आमदनी में विस्तार होता है, और आमदनी के विस्तार के साथ आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। परचेजिंग पावर के कारण आप अपनी लाइफ जो है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, इसलिए जीडीपी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बड़ी चैलेंज और सवाल जिसका उत्तर हमें शायद 8 अप्रैल को मिलेगा, जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने 3 दिवसीय पूरा विचार विमर्श और उसके बाद एक स्टेटमेंट इशू करेगी कि इस वर्ष के लिए किस प्रकार की वो ग्रोथ देख रहा है, और मुद्रास्फीति की दर और जीडीपी की ग्रोथ को वो कैसे मेंटेन करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चैलेंज है। हमने देखा पाकिस्तान में, श्रीलंका में क्या स्थिति उत्पन्न हुई है, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुकी है, श्रीलंका लगभग दिवालिया हो चुका है एज अ कंट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोथ भी आनी चाहिए और इन्फ्लेशन भी कम रहनी चाहिए, कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो ऐसे सारी स्थिति में ये आरबीआई की जो एमपीसी है, इसकी जानकारी लेके मैं आपसे फिर मिलूंगा 8 अप्रैल को। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा बिजनेस टुडे को, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।